नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल पर। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का साथ में 2023 का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, गूगल पे आप जो भी चीज़ सर्च करते हो, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि आप किसी चीज़ को सर्च कहाँ पे करते हो। तो दोस्तों, आपको पता होगा गूगल पे आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को सर्च करते हो। एंड दोस्तों, गूगल क्या होता है, आपके एक प्रकार का सर्च इंजन होता है। एंड दोस्तों, उसके अंदर इंडेक्स होता है। इंडेक्स बोले तो उसके अंदर यूआरएल जो आप भरते हो उसको इंडेक्स बोल जाता है। यूआरएल क्या होता है, जो भी चीज़ सर्च करते हो वो आपका क्या होता है, यूआरएल होता है। जिसमें भरते हो वो क्या कहलाता है, आपका इंडेक्स कहलाता है। एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पर किसका उपयोग करते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप सर्च इंजन एंड इंडेक्स का इस्तेमाल करते हो। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जो अपने रिलेशन में, यानी कि आपने देखा होगा कि आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह जो होते हैं उन पर किस वेबसाइट पे जाकर, यानी कि कहाँ पर आप जाकर चैटिंग वगैरह करते हो। तो दोस्तों, आपको पता होगा आप वहाँ पर सोशल नेटवर्किंग की साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, स्नैपचैट वगैरह क्या होती है, आपकी सोशल नेटवर्किंग की साइट होती है, जहाँ पर आप जाकर कि अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होता है वो आप क्या करते हो, चैटिंग वगैरह करते हो, उनसे बात करें। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग आपका एक ऑफिशियल पेज होता है जहाँ पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी पेश करते हो। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स क्या होती है, जहाँ पर आप खरीदारी वगैरह करते हो। नेट बैंकिंग क्या होती है, जहाँ पर आप मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, नेट बैंकिंग कहलाती है। दोस्तों, ऑप्शन जो बात करें इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन ई जो था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूआरएल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, यूआरएल क्या होता है, जो भी चीज़ आप सर्च करते हो वो आपका क्या कहलाता है, यूआरएल करता है। जहाँ पर बढ़ते हो वो आपका इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर यूआरएल की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एंड दोस्तों, बात करें ये आपका क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता होता है। यानी कि जो भी आप सर्च कर रहे हो उसका एड्रेस क्या कहलाता है, वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वो आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। इनका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन किन विकल्पों में मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो आप वीडियो देख रहे हो उसके अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर मैं आपको जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा सकता हूँ। यहाँ पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मिल सकता है, वीडियोज आप देख ही होंगे। एंड दोस्तों, पीडीएफ में आपको दे सकता हूँ, लेकिन स्लाइडर शो नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपका क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक फीचर होता है, मैं आपको ये प्रोवाइड नहीं करवा सकता। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट ये लिखा हुआ था, पाठ सामग्री किन विकल्पों में उपलब्ध नहीं होती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्लाइडर शो के अंदर आपको नहीं मिल सकती, बाकी सबके अंदर मिल सकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डायरेक्टरी सर्च को क्या कहा जाता है, आपके यहाँ पर यूनिक सर्च भी कहा जाता है। इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को उदाहरण है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट कौन कौन सी होती है जहाँ पर आप क्या करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, स्नैपडील होता है, अमेजन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे मीशो होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर धनी ऐप जो होता है वो यहाँ पर हो सकता है। यानी कि बहुत सारे ऐप होते हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो बात करिए, ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिंपल दिख रहा होगा कि ईमेल क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने कभी ईमेल का इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों, ईमेल की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इंस्टेंट मैसेजिंग। एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने फुल फॉर्म वाली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लेना, उसके अंदर सारे फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने सिंपल दिख रहा होगा कि ई कॉमर्स के क्या लाभ होता है। ई कॉमर्स क्या होता है, जहाँ पर आप अपनी जो ऑनलाइन खरीदारी वगैरह करते हो वो आपकी क्या कहलाती है, ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। इसके अंदर आपको कौन कौन से बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सर्विस बहुत बढ़िया मिलती है, उत्पादों की श्रृंखला, यानी कि आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उसके अंदर यहाँ पर आपको पैसे की बचत होती है, कैशबैक आपको मिलते रहता है। उसके हम बात करें, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको ये सारे फायदे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर, और मिलते भी एक्चुअल में। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने से में दिख रहा होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, आपको सारे को पता होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसके अलावा स्नैपचैट होती है, स्काइप ही आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया है ये आप हमें कमेंट बताओ इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डोमेन नेम क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट होती है उनके पीछे डॉट इन लिखा होता है बहुतों के पीछे, और बहुतों के पीछे डॉट ORG लिखा होता है, या फिर और कुछ भी लिखा हो सकता है, यानी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन भी लिखा हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे क्या होते हैं आपके यहाँ पर डोमेन नेम होता है, यानी कि ये जो डॉट इन लिखा हुआ है तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, डोमेन कोड्स कहलाते हैं। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आंसर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और डोमेन कोड्स यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि डोमेन नाम के पीछे आने वाले जो आखिरी भाग होता है वर्ड के, वो क्या कहलाते हैं आपके डोमेन कोड्स कहलाते हैं। जैसे आई होप आपको पता होगा .com .in जो होता है वो आपके डोमेन नेम होता है, ठीक है, डोमेन कोड से इनको बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म आपको कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, उसके अंदर होता है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स जो होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना जो क्लाउड आधारित जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म होता है वो आपके यहाँ पर तीनों हो सकते हैं दोस्तों। ये तीन इसके एग्जांपल हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और एग्जांपल होता है वो होता है आपका यहाँ पर राजमेघ या राज क्लाउड आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी क्या होती है आपकी क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। इन चार के अलावा और कौन सी कोई सी भी नहीं होती है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इन चारों को ध्यान रखना है या फिर लिख सकते हो आप कहीं पे भी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बताने का ट्राई कर रहा हूँ उसको, ताकि आपको वहाँ पर याद रहे। एंड दोस्तों आप इसको गलत नहीं करेगा उस क्वेश्चन को। आपसे इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि MOOC की फुल फॉर्म क्या होती है, आप इसको स्टार लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होता है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राज्य ज्ञान में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं राज्य ज्ञान में पाठ्य सामग्री की हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर राज्य ज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट का एजुकेशन का एक पोर्टल होता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पर पाठ्य सामग्री यानी कि कौन कौन सी आपको सामग्री के अंदर डॉक्यूमेंट यानी कि फाइल प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि आपको अपना जो चीज़ होती है यानी कि आपको डॉक्यूमेंट किस प्रकार से प्रोवाइड करवा सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पावर पॉइंट की वीडियोज़ वगैरह मिल सकती है आपको, ई बुक मिल सकते हैं। ई बुक क्या होता है, जो आपके मोबाइल पे जो बुक आती है वो क्या कहलाती है, ई बुक कहलाती है। ई कंटेंट मिल सकता है, ई कंटेंट क्या होता है, वीडियोस पीडीएफ वगैरह जो होती है वो सारी कंटेंट बोला जाता है उसको, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर। ध्यान रखना हमेशा ऑप्शन डी यानी कि दिए गए सभी आंसर हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि जीबीपीएस का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीबीपीएस कहाँ पर काम आता है। जीबीपीएस आपने देखा होगा कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है, बीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस, इसमें नापी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट पर सेकेंड। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। गीगाबाइट पर सेकेंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मल से क्वेश्चन था, आपसे पूछा जा सकता है केबीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, किलोबाइट पर सेकंड होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जीबीपीएस की मैंने आपको बताई थी गीगाबाइट होती है। टीबी से आपसे पूछा जा सकता है टेराबाइट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी होती है वाईबी यानी कि येटाबाइट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने से में दिख रहा होगा कि एमएस ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका यहाँ पर एमएस आउटलुक बोला जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ पर व्यक्तिगत कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कैलेंडर के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर एमएस आउटलुक होता है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि खालिस्तान एक फोल्डर है जो आपके द्वारा हटाई गई फाइलों को और फोल्डर के लिए ऐसा संग्रहण प्रदान करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप जो है कंप्यूटर में अगर कोई फाइल डिलीट करते हो तो दोस्तों वो किस में चल जाती है, सीधी वहाँ पर आपकी रिसाइकल बिन में चल जाती है। दोस्तों रिसाइकल बिन में जाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, चाहो तो उसे वहाँ से स्टोर कर सकते हो वापस, या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि वहाँ से डिलीट परमानेंट डिलीट कर सकते हो। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि आप जो है अगर कोई फाइल को डिलीट करते हो एंड दोस्तों आप चाहते हो कि वो रिसाइकल बिन में ना जाकर सीधी परमानेंट डिलीट हो जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट प्लस डिलीट से आपके यहाँ पर परमानेंट डिलीट होता है, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। रिसाइकल बिन के अंदर आपकी फाइल चल जाती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कि डीवीडी-आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीवीडी-आर के आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सीडी-आर के आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। एक और होता है CDRW, मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ क्या फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर CDR की, CVDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल। एंड दोस्तों बात करें डीवीडी-आर की, तो दोस्तों डीवीडी-आर की यहाँ पर दो फुल फॉर्म हो सकती है। एक होती है आपकी डिजिटल
वीडियो डिस्क रीडेबल, एंड दोस्तों एक हो सकती है आपकी, एंड दोस्तों एक हो सकती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीडेबल। ठीक है, यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बात करोगे, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो ही करेक्ट आंसर है। हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इनको सीधा ध्यान रखना, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा इसमें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आउटलुक 2010 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आउटलुक 2010 आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे आप क्रोम के थ्रू यानी कि किसी भी बाहर की वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड करते हो, आपको इनबिल्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। बाय डिफॉल्ट कौन से मिलते हैं दोस्तों, आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल जाता है। कौन से होता है मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा कि कंट्रोल पैनल जो होता है वो हर किसी के अंदर मिलता है, माई कंप्यूटर आपको हर किसी के अंदर मिलेगा। इस प्रकार से क्या होता है, आपको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों रिसाइकल बिन भी आपको वहाँ पर बाय डिफॉल्ट ही मिलता है, यानी कि क्या कहलाता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रोम होता है, MS ऑफिस जो होता है पूरा, चाहे वर्ड हो उसके अंदर, पावर पॉइंट और एक्सेल हो, सारे क्या होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। VLC मीडिया प्लेयर वगैरह जो होते भी होता है आपको क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बात करें ऑप्शन जो स्टेटमेंट पहला दिया था वो गलत था, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आउटलुक 2010 होता है, बिल्कुल होता है। अगला दिया आपको स्प्रेडशीट में सेल के वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट भी दिया है वो करेक्ट है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर पढ़ोगे, जो सी पढ़ोगे, यहाँ पर दिया है वक्तव्य पहला गलत है और दूसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। वक्तव्य यानी कि स्टेटमेंट पहला गलत है, अगला जो स्टेटमेंट था वो सही था। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको RSIT से रिलेटेड ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको देख लेना। मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आप जो है 10 से 11 वीडियो देख के जाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 90% आराम से बनेगी। इसके अंदर कोई संदेह नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको विदाउट ऑप्शन चेंज किए हुए वहाँ पर एज इट इज आपको छपे मिलेंगे। तब आप जो है बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हमने जो पढ़ा था वो बिल्कुल करेक्ट पढ़ा था। इसलिए अगर आपने वीडियो पहले वाली नहीं देखी है तो उनको देख लेना जरूर से, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विंडोज 10 के अंदर अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो दोस्तों आप इंटरनेट से कर सकते हो, CD DVD पेन ड्राइव से कर सकते हो, विंडोज स्टोर के माध्यम से कर सकते हो। विंडोज स्टोर क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है जहाँ पर आप अपने ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो, वहीं पर विंडोज स्टोर के अंदर विंडोज स्टोर आता है कंप्यूटर के अंदर, जहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो BA दिया है वो करेक्ट आंसर है। वर्ड फाइल का उपयोग करके कैसे भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। वर्ड फाइल का उपयोग आपका किस में किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने में किया जाता है, ना कि आपके किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में किया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपको फॉर्मेट पेंटर का अगर इस्तेमाल करना है तो दोस्तों आपको कौन से फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन सी शॉर्टकट की यहाँ पर आपको काम आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो Ctrl+C दबाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, Ctrl+C से आपका नॉर्मल कॉपी होता है, ना कि आपका यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी होगा। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मेट कॉपी करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+Shift+C दबाना पड़ेगा। एंड दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+Shift+B दबाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट कॉपी का क्या कर पाओगे, यहाँ पर इस्तेमाल कर पाओगे। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, Ctrl+C से आपका यहाँ पर कॉपी होता है। लेकिन बात करें यहाँ पर एक्सेल की, तो दोस्तों एक्सेल में आपको क्या होगा, Ctrl+C से क्या हो जाता है, फॉर्मेट कॉपी हो जाता है। ध्यान रखना, Ctrl+C से आपके एक्सेल के अंदर फॉर्मेट कॉपी होता है, एंड Ctrl+Shift+C से आपके वर्ड के अंदर क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी होता है। ठीक है, इनके आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कोई डाउट इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाता है कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इच्छा पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए काम किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MS पावरपॉइंट 2010 में अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+N दबाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, Ctrl+M से आपकी नई स्लाइड आती है। बात करें Ctrl+N से आपका क्या होता है, MS पावरपॉइंट जो आपका खुला हुआ है वैसी आपकी एक नई विंडो खुल जाती है। यानी कि आपको दूसरा MS पावरपॉइंट खुलना है तो दोस्तों Ctrl+N दबाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, ध्यान रखना। एंड दोस्तों अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+D दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Ctrl+D से डुप्लीकेट स्लाइड, नई स्लाइड के लिए Ctrl+M, नई पावरपॉइंट विंडो के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+N दबाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि NTFS की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको यहाँ पर बताना है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है NTFS की फुल फॉर्म का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दी है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस, जो कि इसका फुल फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला दिया है वो आपको दिया है MS एक्सेल में सेल और रो का कॉलम, सेल जो होता है वो रो कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। यानी कि बात करें यहाँ पर रो आपकी इस प्रकार से होती है, कॉलम इस प्रकार से होता है। इसका जो प्रतिच्छेदन होगा उससे क्या बन जाएगी, आपकी यहाँ पर सेल बन जाएगी। ठीक है,
ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट बी भी सही है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने हिस्से में दिख रहा होगा कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स खालिस्तान का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे होंगे तो दोस्तों आपको मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही इसका एग्जाम्पल बताया था, एंड दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ में मैंने आपको एक और एग्जाम्पल इसके अंदर बताया था, राज में भी बताया था और राज क्लाउड भी बताया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राज क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड आ रहा है, यानी कि क्लाउड आधारित ये सर्विसेज होती है, ठीक है, स्टोरेज सर्विसेज होती है, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। नॉर्मल से क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था, इसलिए मैंने आपको वापस से क्वेश्चन डाला था आपके लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको आपने इसमें दिख रहा होगा कि एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है, जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कोई वेबसाइट जो होती है कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है, नहीं, जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो दोस्तों वो किस पर होस्ट की जाती है, वो वेब सर्वर पर होस्ट की जाती है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने के बाद में आप बुकमार्क में खालिस्तान बनाकर टेक्स्ट में अन्य स्थान पर उस बुकमार्क को संदर्भित करते हैं, यानी कि इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि अगर आपको कोई बुकमार्क डालना है दोस्तों, बुकमार्क के अंदर अगर आपको कोई लिंक वगैरह डालनी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर हाइपर लिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आपके स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज 10 के मूलभूत एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक एप्लीकेशन मिलती है जिसपे आप किसी भी विंडो की किसी भी स्क्रीन का क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों उसको बोल जाता है आपकी कौन सा टूल, स्निपिंग टूल आपको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। इसको डायरेक्ट ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है स्नैपिंग टूल का क्या इस्तेमाल है, स्नैपिंग टूल का किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप इसको याद रखना कि इसका उपयोग हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए ऐसी पीपीटी एंड दोस्तों आपको ऐसी वीडियो और देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मान ले कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल के अंदर है, प्रत्येक पेपर के अधिकतम अंक 100 होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना के लिए सही सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रतिशत आप कैसे निकाल सकते हो, परसेंटेज जो आपकी निकलती है वो कितने में निकलती है, यहाँ पर आपके लिखे जाते हैं ओवरऑल मार्क्स। जैसे आपने स्कूल का रिजल्ट देखा होगा, उसके अंदर जैसे आपके 6 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो 600 नंबर आपके टोटल हो गए। उसके बाद में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, जैसे अगर आपके यहाँ पर 500 नंबर आए, 600 नंबर आए, या फिर आपके 400 नंबर आए, 450 नंबर आए, तो आपको यहाँ पर लिखा जाता है उसको ऊपर और इंटू में 100 किया जाता है, तब आपकी परसेंटेज यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार बात करें यहाँ पर बोल रहा है कि B2 से B7 सेल के अंदर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, B2 से B7 सेल के अंदर प्रत्येक प्रत्येक अधिकतम अंक कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 दे रखा है, यानी कि आपको जो नीचे लिखा आएगा वो 600 लिखा आएगा। उसके बाद में ऊपर कितना है, ऊपर कितने में आएगा, यानी कि ऊपर वो लिखने में आएगा जितना आपका रेशियो है, यानी कि B2 से B7 सेल के अंदर आपके कितने यहाँ पर नंबर एक्सेप्ट किया है, यानी कि नंबर आपने गेन किया, उसके बाद में यहाँ पर इंटू में क्या लिखा आएगा, 100 आएगा, तब आपकी पूरी की परसेंटेज निकल जाएगी। जैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले का अप्लाई करोगे MS एक्सेल के अंदर, तब आपको प्रतिशत की गणना हो जाएगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जितने भी नंबर आए, जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी में आपके 50 नंबर आए, इंग्लिश के अंदर 50 नंबर आए, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 6 सब्जेक्ट के नंबर टोटल होता है। उसके बाद में अधिकतम नंबर होता है और इंटू में 100 लिखा जाता है। ये इंटू जो होता है ना वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसके अंदर इंटू जो होता है वो वैसे इन दोनों के बीच में होता है, इंटू 100, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे 36 पट्टी होती है, जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे विकल्प होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, MS वर्ड में आपने देखा होगा कि एक यहाँ पर नीचे एक पट्टी होती है जिस पर आपके यहाँ पर पेज नंबर, वर्ड कितने लिखे वो लिखा होता है। MS एक्सेल के अंदर यहाँ पर जो आपका सम वगैरह लगाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखा होता है। तो दोस्तों वो 36 पट्टी है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है यहाँ पर स्टेटस बार। टाइटल बार क्या होता है, जहाँ पर आपका जैसे कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसका जो जहाँ पर नाम आता है वो टाइटल बार कहलाता है। हेडिंग बार जो होता है वो उसका वही होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आप MS पावर पॉइंट 2010 में किस टाइप में चित्र, टेक्स्ट बॉक्स आदि, चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर फोटो, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि सम्मिलित करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 10 में निर्मित टूल असलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। तो दोस्तों उसको बोल जाता है आपके मैथ इनपुट टूल, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गणितीय गणनाओं का जब भी नाम आएगा कंप्यूटर के अंदर वो कौन करता है, आपकी मैथ इनपुट टूल जो होता है वो आपकी गणितीय गणना करने काम आता है। दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग का काम भी यही करता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
यहाँ 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, बाकी नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन थे जैसे आप शुरू से देख पा होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होती है वो इसकी फुल फॉर्म है, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा, बहुत क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो उसमें आपसे पूछा है खालिस्तान भंडारण एक सेवा मॉडल होता है जिसमें डेटा को अनुरक्षित प्रबंधित दूरस्थ से बैकअप किया जाता है एंड दोस्तों उपयोगकर्ता को आमतौर पर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताए थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्लाउड आधारित सर्विसेज। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, आपकी यहाँ पर जीमेल आईडी क्या होती है, लॉगिन होती है। जैसे अगर आपको यहाँ पर कहीं बैकअप में अगर कोई चीज़ चाहिए तो दोस्तों आप अपनी जो ईमेल आईडी होती है यानी कि इस क्लाउड आधारित सर्विसेज के अंदर डाल सकते हो। डालने के बाद भी क्या कर सकते हो, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर से कभी ये चीज़ें डिलीट हो जाती है तो दोस्तों आप क्लाउड आधारित सर्विसेज वाली स्टोरेज जो सर्विस थी वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि रीस्टोर कर सकते हो। जैसे रिसाइकल बिन काम करता है वैसे ही क्लाउड आधारित सर्विसेज काम करती है। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा अटैक मूल संदेश को संशोधित कर देता है, यानी कि मॉडिफाई कर देता है। तो दोस्तों वो कहलाता है आपके यहाँ पर पैसिव अटैक, ठीक है। पैसिव अटैक क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, इस प्रकार का वो होता है अटैक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आप, मैं आपसे फिर बोला हूँ, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड ऐसी वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर आपसे से बोल रहा है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिंग होता है, आपका याहू होता है, गूगल होता है। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। पेंट जो था वो नहीं होता, पेंट क्या आता है, किसी फोटो को एडिट वगैरह करने में काम आता है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों मैं आपको चारों के चारों पीढ़ियों के अंदर बता देता हूँ, आपसे कोई सी पीढ़ी पूछ जा सकती है, आप चारों पीढ़ियों को यहाँ पर याद रखना है या फिर आप लिख सकते हो। बात करें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है यहाँ पर पहली पीढ़ी के अंदर बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली पीढ़ी के अंदर आपके यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। उसके अंदर जो सेकंड पीढ़ी थी उसके अंदर आपके यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके अंदर जो थर्ड पीढ़ी थी उसके अंदर आपके यहाँ पर VLSI का इस्तेमाल किया गया था। एंड दोस्तों फोर्थ के अंदर आपके यहाँ पर VLSI प्लस IC चिप का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IC चिप कुछ नहीं होती, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है, ठीक है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल किया जाता है VLSI प्लस IC चिप का चतुर्थ पीढ़ी के अंदर, VLSI का यहाँ पर आपके थर्ड पीढ़ी के अंदर, ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी के अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, निर्वात पंप का इस्तेमाल किया गया था। बात करें VLSI की फुल फॉर्म की तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, VLSI की फुल फॉर्म आपसे पूछ जा सकती है। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, IC चिप जो है वो आपके यहाँ पर फोर्थ जनरेशन के अंदर काम आ रही है। ट्रांजिस्टर आपकी द्वितीय के अंदर है, ट्रांजिस्टर द्वितीय के अंदर है, इनके ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर तो दोस्तों ये थे आपके सेट के 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए उनमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके और भी साथी जो आरसीटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बन सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।